नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक देखते ही देखते बिखर गया और कैसे एक विदेशी ट्रेडिंग कंपनी के लिए भारत पर कब्जा करने का रास्ता खुल गया। जरा सोचिए, 18वीं सदी की शुरुआत। मुगल साम्राज्य का दबदबा ऐसा था कि दुनिया का हर चौथा इंसान उनके राज में रहता था। मतलब ताकत, पैसा और रुतबे का ये सबसे बड़ा सिंबल था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा और मजबूत साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह कैसे गया। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, बाहर से कोई आए उससे बहुत पहले ही साम्राज्य अंदर से खोखला हो रहा था। इसकी नींव में ही दरारें पड़ने लगी थीं, जो धीरे धीरे इसे कमजोर कर रही थीं। इसकी शुरुआत हुई 1707 में, जब औरंगजेब की मौत हुई। औरंगजेब एक बहुत ही ताकतवर शासक था, लेकिन उसके बाद जो भी आए वो एक के बाद एक कमजोर साबित हुए। एक ऐसा पावर वैक्यूम बन गया जिसे कोई भर ही नहीं पाया। हालत ये हो गई थी कि बादशाह सिर्फ नाम के थे, असली ताकत तो उनके दरबार में बैठे अमीरों के हाथों में थी। वो बस उनकी कठपुतली बनकर रह गए थे। और जब दिल्ली में बैठा राजा ही कमजोर हो तो पूरा साम्राज्य तो बिखरना ही था। अच्छा, मुगल साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थी मनसबदारी सिस्टम। ये एक तरह की डील थी। मनसबदारों को जमीन से टैक्स वसूलने का हक मिलता था और बदले में वो बादशाह को जरूरत पड़ने पर सैनिक और बाकी मदद देते थे। इसी सिस्टम पर पूरा एम्पायर टिका था। लेकिन अब जो सिस्टम पूरे साम्राज्य को गोंद की तरह जोड़े हुए था, वही चरमरा रहा था। वो गोंद अब कमजोर पड़ रहा था। और ये कोई एक दिक्कत नहीं थी, ये तो एक पूरा चेन रिएक्शन था। हुआ ये कि जमीनें कम पड़ने लगीं तो अमीरों में मारकाट मच गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, सरकारी खजाना खाली हो गया तो सैनिकों को सैलरी तक नहीं मिली। अब बताइए, भूखी और नाराज फौज क्या करेगी? जाहिर है, विद्रोह। और मानो इतना काफी नहीं था कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे बाहरी हमलावरों ने आकर, समझिए, ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। दिल्ली को बुरी तरह लूटा गया। मशहूर मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा सब कुछ चला गया। मुगलों की जो इज्जत थी वो मिट्टी में मिल गई। तो जब दिल्ली का दम निकल रहा था और सेंट्रल पावर खत्म हो रही थी, तो इस खाली जगह को भरने के लिए कौन आगे आ रहा था? चलिए देखते हैं कि मैदान में कौन कौन से नए खिलाड़ी उतरे। तो आप देखिए, उस वक्त 3 तरह की नई ताकतें उभर रही थीं। पहले थे बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे उत्तराधिकारी राज्य। ये पहले मुगल सूबे ही थे, लेकिन जैसे ही दिल्ली की पकड़ ढीली हुई, यहाँ के गवर्नरों ने खुद को आज़ाद कर लिया। फिर थे मराठा और सिखों जैसे स्वतंत्र राज्य। ये वो ताकतें की जो हमेशा से मुगलों से लड़ती आई थी और अब अपना इलाका बढ़ा रही थी। और आखिर में थे मैसूर जैसे नए विद्रोही राज्य, जो पूरी तरह से अपनी फौजी ताकत के दम पर खड़े हुए थे। मतलब भारत का पूरा नक्शा ही बदल रहा था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी पहेली है। भारत में इतनी सारी नई और ताकतवर रियासतें थीं, तो फिर वो सब मिलकर किसी बाहरी दुश्मन को रोक क्यों नहीं पाईं? यहीं पर उनकी एक बहुत बड़ी, एक घातक कमी सामने आती है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि जब देश में इतने सारे पावरफुल राज्य थे, तो फिर वो एक साथ मिलकर क्यों नहीं लड़े? जवाब सीधा है, वो एक बिखरा हुआ घर थे। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो किसी बाहरी दुश्मन से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ते रहते थे। उनकी सेनाएं पुरानी थीं और उनमें दूर की सोचने और किसी कॉमन दुश्मन के खिलाफ एक होने की काबिलियत ही नहीं थी। और इसी आपसी फूट और बिखराव का फायदा उठाने के लिए मैदान में एक नया खिलाड़ी उतरता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 18वीं सदी आते आते यूरोपीय कंपनियों, खासकर अंग्रेजों का इरादा बदल चुका था। उनका मकसद अब सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार करना नहीं था। अब उन्हें जमीन चाहिए थी, उन्हें सत्ता चाहिए थी। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ थी भारतीय रियासतें जो आपस में बटी हुई थीं, पुरानी सेनाओं से लड़ रही थीं और जिनकी सोच सिर्फ अपने पड़ोसी को हराने तक थी। और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक मकसद, एक लीडरशिप और आधुनिक तोपों से लैस एक डिसिप्लिन्ड आर्मी। ये मुकाबला बराबरी का था ही नहीं। तो अंग्रेजों ने एक बहुत ही चालाक गेम प्लान अपनाया। पहला कदम, फूट डालो और राज करो। उन्होंने राजाओं की आपसी दुश्मनी का जमकर फायदा उठाया, एक को दूसरे के खिलाफ भड़काया। दूसरा कदम, डिप्लोमेसी का जाल।
उन्होंने ऐसी संधियां की जिनसे भारतीय राज्य कर्ज और शर्तों में फंसते चले गए। और तीसरा कदम, मिलिट्री पावर। अपनी बेहतर सेना से उन्होंने एक एक करके सबको रास्ते से हटा दिया। ये एक धीमी लेकिन बहुत असरदार स्ट्रैटेजी थी। और नतीजा ये हुआ कि मुगल साम्राज्य के गिरने से जो पावर वैक्यूम बना था उसे किसी भारतीय ताकत ने नहीं बल्कि एक विदेशी कंपनी ने आके भर दिया। ये मौके पर चौका मारने की एक परफेक्ट मिसाल थी। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या अंग्रेजों का भारत पर राज करना तय था, या ये बस सही समय पर सही मौके का फायदा उठाने की एक कमाल की स्ट्रैटेजी थी? इसका जवाब शायद इतिहास में कहीं छिपा है। और ये सोचने वाली बात है ना?